मैं कश्मीर बोल रहा हूँ। तारीख 15 अगस्त साल 1947। देश को आजादी मिल चुकी थी। इस वक्त तक मैं यानी कश्मीर ना ही भारत में शामिल हुआ था और ना ही पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान को किसी भी हालत में मेरी घाटी को बर्बाद करना था। अंग्रेजों के जाते ही पाकिस्तान ने घाटी की सीमा पर घेराबंदी शुरू कर दी। भारत की कश्मीर को लेकर क्या नई स्ट्रेटेजी होगी, इसके लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 27 सितंबर 1947 को तब के उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल को एक चिट्ठी भेजी। उसमें लिखा था, कश्मीर के हालात सही नहीं है। पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ की शुरुआत कर दी है। अब वक्त आ चुका है कि हरि सिंह से बोलकर शेख अब्दुल्ला की रिहाई भी हो जानी चाहिए। साथ ही कश्मीर को लेकर हमें अब कुछ स्ट्रेटेजी बनानी होगी। इस खत में जवाहरलाल नेहरू ने एक नाम का जिक्र किया था, शेख अब्दुल्ला। ये कश्मीर की कहानी के बहुत अहम किरदार रहे हैं। साथ ही सेक्युलर के ढोंग की वजह से ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीबी थे। 19 सितंबर 1947 का समय आया। भारत सरकार के दबाव की वजह से हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दिया। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि कश्मीर की आम जनता भी हमेशा भारत का चुनाव ही करना चाहती थी। पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर पर दबाव बनाने के लिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को तोड़ दिया और कश्मीर की पेट्रोल से लेकर अनाज तक की सप्लाई बंद कर दी। मोहम्मद अली जिन्ना किसी भी तरह कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहता था। इसके लिए उसने ऐलान कर दिया था कि अब कश्मीर को हम ताकत से जीतेंगे। ये बात 22 अक्टूबर 1947 को सच साबित होने लगी थी। पाकिस्तान की तरफ से कबीलियों ने कश्मीर के ऊपर हमला करने की तैयारी कर ली थी। हजारों की संख्या में हैवान श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ कश्मीर रियासत के मुसलमान सैनिकों ने भी अपने राज्य और राजा को धोखा दे दिया था। मुस्लिम सैनिक पाकिस्तान से हाथ मिला चुके थे। हमलावर मुजफ्फराबाद तक पहुंच चुके थे। अब उनका अगला टारगेट श्रीनगर ही था। हमलावरों ने मुजफ्फराबाद से श्रीनगर मैसेज भिजवाया था, जन्नत पाकिस्तान की होने वाली है। अब सिर्फ 164 किलोमीटर ही दूर है। हरि सिंह, जान बचाना चाहते हो तो अपने आप ही पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। ये धमकी केवल कबीलियों की तरफ से नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से दी गई थी। इस धमकी की धमक दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। इस धमकी ने महाराजा हरि सिंह को भी बुरी तरह से परेशान कर दिया था। उन्होंने तुरंत अपने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को बुलाया और उनसे कहा, ब्रिगेडियर, अब कश्मीर को बचाने का वक्त आ चुका है। हमलावरों को रोकने के लिए मैं खुद आपके साथ चलूंगा। भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन कश्मीर को कुछ नहीं होना चाहिए। हरि सिंह को ब्रिगेडियर ने समझाते हुए कहा, आपका वहां जाना ठीक नहीं होगा। वो लोग आपके ऊपर पाकिस्तान में शामिल होने का दबाव डालेंगे और फिर दुनिया के सामने कह देंगे कि हरि सिंह अपने मन से पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। महाराज, आप चिंता न करिए। जब तक राजेंद्र सिंह जिंदा है, कश्मीर को कुछ नहीं होगा। भले ही वो हजारों में है, मेरा हौसला मेरे कश्मीर के साथ है। मैं उरी की पोस्ट में मरने वाला आखिरी सिपाही रहूंगा। आप कश्मीर को भारत में शामिल करने की तैयारी शुरू कीजिए। ब्रिगेडियर की जबान से कश्मीर के लिए ऐसे शब्द सुनकर राजा हरि सिंह की आंखों में आंसू छलक उठे। उन्हें एहसास हो चुका था कि जब माउंटबेटन उनसे मिलने आए थे तभी उन्हें भारत में शामिल हो जाना चाहिए था। हमलावरों को उरी तक पहुंचने के लिए एक पुल से गुजरना पड़ता। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने सबसे पहले उस पुल को उड़ा दिया। इसकी वजह से करीब 2 दिन तक हमलावर यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए। भले ही ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को आज कम ही लोग जानते हैं, पर वीपी मेनन ने अपनी किताब में उनकी तुलना यूनान के लियोनाइडस से की है, जिसकी 300 सिपाहियों की टुकड़ी ने थर्मोपाइल की जंग में पर्शियन फौज को रोक लिया था। 2 दिन बाद जब हमलावर उरी की पोस्ट पर पहुंचे तो 150 सिपाहियों के साथ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह सीना ताने उनका इंतजार कर रहे थे और हमलावरों से कहा था, अभी कश्मीरी घाटी के लिए राजपूती खून का तेज बाकी है। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने कबीलियों और पाक सेना से 2 दिन तक डटकर मुकाबला किया। मैं यानी कश्मीर अपने जवानों को शहीद होते हुए देख रहा था। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने वाकई असली राजपूत योद्धा की तरह लड़ाई लड़ी और उरी के आखिरी सिपाही के तौर पर शहीद हो गए। राजेंद्र सिंह ने दिखा दिया था कि कश्मीर घाटी को बचाने के लिए अभी हिंदू खून जिंदा है। युद्ध हिस्टोरियंस ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को याद करते हुए कहते हैं कि अगर उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी न दी होती तो यकीनन कश्मीर भारत के हाथ से निकल जाता। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की मौत के बाद हमलावर उरी से आगे बढ़ चुके थे। हमलावरों की टोली श्रीनगर से सिर्फ 54 किलोमीटर दूर बारामूला तक पहुंच गई।
पाकिस्तान के हमलावरों को साफ नजर आने लगा था कि अब जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान का कब्जा होगा। लेकिन बारामुल्ला में कहानी ने नया मोड़ ले लिया। पाकिस्तान के आतंकवादी खुश हो चुके थे कि वो जल्द ही कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे, इसीलिए वो लोग जश्न में डूब गए और बारामुल्ला को पूरी तरह से तबाह करने के लिए हैवानियत में उतर आए। उन्होंने सिख, ईसाई और हिंदुओं के घरों में लूटपाट और बलात्कार की शुरुआत कर दी। इन्हीं सब हैवानियत की वजह से हमलावरों ने 2 दिन का वक्त बारामुल्ला में लगा दिया। इतना वक्त कश्मीर राजा को और मिल गया था। 24 अक्टूबर ही वो तारीख थी जब हरि सिंह ने भारत सरकार से अपील की थी, जल्द से जल्द कश्मीर में सेना भेजिए और कश्मीर को बचा लीजिए। अगले दिन दिल्ली में डिफेंस कमेटी की मीटिंग हुई और रियासत डिपार्टमेंट के चेयरमैन वीपी मेनन श्रीनगर के लिए रवाना हुए। लेकिन वो श्रीनगर में ज्यादा देर रुक नहीं पाए क्योंकि हमलावर श्रीनगर के पास पहुंच गए थे। अब कश्मीर को बचाने का सारा दारोमदार दिल्ली के ऊपर आ गया था। वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन इस बात के ऊपर अड़ गए थे कि अभी कश्मीर एक आजाद देश है, पहले हरि सिंह भारत में शामिल हो, फिर कोई मदद दी जाएगी। बिना शामिल हुए भारतीय सेना वहाँ भेजना गलत होगा। अगर अब महाराज भारत में शामिल होना चाहते हैं तो उनसे बोलिए कि जल्दी से जल्दी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन करके भेजें, मतलब ऑफिशियल तौर पर भारत में शामिल हो जाए। उधर कश्मीर के लिए हालात लगातार खराब होते जा रहे थे। किसी भी वक्त पाकिस्तान का हमला श्रीनगर में हो सकता था, लेकिन वायसरॉय माउंटबेटन का क्लियर कहना था, पहले महाराज भारत में शामिल हो, फिर मदद भेजी जाएगी। इसके बाद माउंटबेटन का ये संदेश लेकर वीपी मेनन तुरंत जम्मू के लिए रवाना हुए। तारीख आई 26 अक्टूबर 1947, जगह अमर पैलेस जम्मू। यही वो ऐतिहासिक तारीख थी जिस दिन महाराज हरि सिंह ने ये लिखते हुए कि मैं श्रीमान इंदर महिंदर राज महाराजा धीराज हरि सिंह अपनी मर्जी से अपने राज जम्मू और कश्मीर को भारत में शामिल करता हूँ, और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन कर दिया। 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी के बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन होते ही कश्मीर भारत का हिस्सा बन चुका था। अब कश्मीर की रक्षा करना भारत की जिम्मेदारी बन चुकी थी। लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर सिग्नेचर के बाद भी महाराजा हरि सिंह के मन में एक बहुत बड़ा डर था। उन्हें यह डर लग रहा था कि अगर भारत की सेना कश्मीर को बचाने नहीं आई तो क्या होगा। महाराजा हरि सिंह को इस बात का भी डर था कि पाकिस्तानी सेना उनका क्या हाल करेगी। वो इतना ज्यादा डर चुके थे कि उन्होंने राज्य के कप्तान दीवान सिंह को अपने पास बुलाया। जब दीवान सिंह हरि सिंह के पास पहुंचे तो उन्होंने महाराज के हाथ में एक पिस्तौल देखी। हरि सिंह ने कप्तान को पिस्टल पकड़ाते हुए कहा, मैं सोने जा रहा हूं। अगर कल सुबह तक भारतीय सेना श्रीनगर नहीं पहुंची और तुम्हें उनके हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुनाई नहीं दी तो मुझे नींद में ही गोली मार देना। इसके बाद दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, माउंटबेटन और अंग्रेज सैन्य कमांडर के बीच मीटिंग की शुरुआत हुई। मीटिंग के शुरुआती दौर में अंग्रेज सैन्य कमांडर श्रीनगर में सेना भेजने से बचना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कई तरह के बहाने बनाए, लेकिन तब सरदार पटेल ने सख्ती देते हुए कहा था, कुछ भी हो, कैसी भी दिक्कत हो, लेकिन अब हम कश्मीर को जाने नहीं दे सकते। हमें अपने कश्मीर की रक्षा करनी ही होगी। जल्द से जल्द भारतीय सैनिकों को कश्मीर के लिए रवाना किया जाए। भारत सरकार इस मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। कल सुबह तक सेना को रवाना करिए। अगर वहां समय से आर्मी नहीं पहुंची तो वहां रह रहे ब्रिटिश नागरिकों को भी जान का खतरा है। इसके बाद माउंटबेटन ने आर्मी भेजने की इजाजत तो दे दी थी, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि ऑपरेशन खत्म होने के बाद, यानी हमलावरों को भगाने के बाद, वहां की जनता से वोटिंग कराई जाएगी कि वो असल में किस देश का हिस्सा बनना चाहती है। इस टर्म को जनमत संग्रह के नाम से जाना जाता है। तब जवाहरलाल नेहरू ने जनमत संग्रह के लिए हामी भर दी थी। आखिरकार 27 अक्टूबर को तब के लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत रॉय की लीडरशिप में पहली बार भारतीय सेना कश्मीर की ओर बढ़ी और उसे हवाई जहाज से श्रीनगर की हवाई पट्टी पर उतारा गया। वो ऐसा मंजर था कि मानो पूरी घाटी ही इंडियन आर्मी का स्वागत कर रही है। चारों दिशा में भारत जवान नजर आ रहे थे। भारतीय फौज ने बड़ी दिलेरी से पाकिस्तानियों को श्रीनगर में घुसने से रोक दिया। उन्होंने उन लोगों को कश्मीर घाटी से बाहर भी फेंक दिया, लेकिन जंग चलती रही। भारतीय सेना ने कश्मीरी जनता को भरोसा दिलाया कि वो अकेली नहीं है, भारत सरकार उनके साथ है। कश्मीर ऑफिशियल तौर पर भारत में शामिल हो गया था। इस बात का सबसे ज्यादा दुख मोहम्मद अली जिन्ना को था। उसने विरोध जताते हुए कहा था, जिस तरह हिंदू मेजोरिटी की वजह से गुजरात के जूनागढ़ को हिंदुस्तान को सौंपा गया, उसी तरह मुस्लिम मेजोरिटी की वजह से कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपना चाहिए। लेकिन इन सब बयानबाजी का भी जिन्ना को कोई फायदा नहीं हुआ। इधर कश्मीर में 1 साल 2 महीने 1 हफ्ता और 3 दिन इंडियन आर्मी की लड़ाई पाकिस्तानियों के हमलावरों से चली।
इसी बीच जब पाकिस्तानी सेना और हमलावरों के पांव उखड़ने लगे और उन्हें लग गया कि अब वो भारत की सेना का सामना नहीं कर पाएंगे, तो जिन्ना इस मामले को लेकर यूनाइटेड नेशन के पास पहुंच गए और भारत के ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हुए कहा, इंडिया बंटवारे के नियम को तोड़ रहा है। इसके बाद कश्मीर मामले पर यूनाइटेड नेशन की एंट्री हुई और उन्होंने बीच बचाव करते हुए 5 जनवरी 1949 को सीज फायर का ऐलान किया। उस सीज फायर के ऐलान में ये बात कही गई थी, भारत और पाकिस्तान की सेनाएं 5 जनवरी 1949 तक जिस जगह पर है उसी जगह को लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया जाएगा। इसी ऐलान के साथ पाकिस्तान जैसे देश ने कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके के तौर पर भी जाना जाता है। धीरे धीरे समय बीता और भारत का संविधान बनना शुरू हुआ। तारीख आई 17 अक्टूबर 1949। इस तारीख ने जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक पन्ने को और जोड़ दिया था। दिल्ली की संसद में बहस का दौर चल रहा था। इसी दौरान गोपाल स्वामी अयंगर ने खड़े होकर कहा, कश्मीर में पीओके की दिक्कत चल रही है, आधे लोग उधर फंसे हुए हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर में पूरा संविधान लागू करना मुमकिन नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग घाटी की सुविधा के लिए उसे नया आर्टिकल देना चाहते हैं। इस आर्टिकल का नाम 370 होगा। जब वहाँ हालात नॉर्मल हो जाएंगे तब इस आर्टिकल को हटाया जा सकता है। इसके बाद पार्लियामेंट में बहस का दौर शुरू हुआ। ज्यादातर कांग्रेसी नेता इस आर्टिकल से खुश नहीं थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने पहले ही इस आर्टिकल के लिए हाँ कह दिया था। इसीलिए कांग्रेस नेता चुप रह गए। आखिरकार कई दौर की चर्चा के बाद पार्लियामेंट से आर्टिकल 370 पास हो गया। इस आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे आखिरी में जोड़ा गया था। इसीलिए उस आर्टिकल के फेस में लिखा था कि टेम्पररी प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। इसी के साथ ये भी कहा गया था कि जब भी कश्मीर में सही हालात हो जाएं, तो इस आर्टिकल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मंजूरी के साथ हटाया जा सकता है। ये था कश्मीर में पीओके का इतिहास। उस पीओके का इतिहास जहां पाकिस्तान जैसे आतंकी संगठन फंडेड देश ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। लेकिन पीओके और कश्मीर फाइल्स में बस इतना ही नहीं है, वहां ऑपरेशन जिब्राल्टर का इतिहास भी दर्ज है। क्या आप ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में जानना चाहते हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट्स के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिए निकपीडिया। जय भारत, जय हिंदुस्तान।